नमस्कार दोस्तों, मैं हूं A.K. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में जन स्वास्थ्य की बात करता हूं, आपके जीवन से जुड़े स्वास्थ्य के उन मुद्दों पर चर्चा करता हूं जो आपके सेहत के साथ साथ देश के अन्य लोगों की सेहत और पूरे देश की सेहत से जुड़ी हुई बातें होती हैं। आज मैं तमाम स्वास्थ्य से जुड़ी विकास योजनाओं की बात करूंगा जो पिछले कई दशकों से एक संकल्प के रूप में हमारे सामने रखी जाती रही हैं। उनका क्या हुआ, उन योजनाओं की चर्चा चली, उन पर अमल हुआ या नहीं हुआ, उस पर हमारा आपका बहुत बड़ी रकम खर्च की गई और धीरे धीरे उन योजनाओं के नाम गुम हो गए, फिर नई योजनाएं सामने आ गई और हम में से किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो जो पहले का संकल्प था उसका क्या हुआ। वो जो पहले हमने एक योजना बनाई थी, ये मैं अपने देश के स्तर की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के स्तर की बात कर रहा हूँ। लगभग पूरे दुनिया में इस तरह के एक फिनोमेना चल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि विकास की बात करके हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों का वोट ले लेते हैं, अलग अलग देशों में सरकारें बन जाती हैं, लेकिन फिर बाद में हम कह देते हैं कि वो तो एक जुमला था। आप सब इससे वाकिफ़ हैं और हम सब की ज़िंदगी, हम सब की सेहत, हम सब के जीवन से जुड़े बहुत सारे ऐसे ज़रूरी पहलू धीरे से उठाकर बाजू में रख दिए जाते हैं और हम अपने ज़िंदगी की जहालत, अपने ज़िंदगी की परेशानियां, अपने सेहत से जुड़ी तमाम उन दुश्वारियों में ही जीते चले जाते हैं जिससे बेहतर बनाने का सपना हमें दिखाया गया था, जिससे बेहतर हमारे जीवन को बनाने के संकल्प लिए गए थे और जिसके आधार पर हमने उन सभी समूहों को, उन सभी नेताओं को पसंद किया था। दोस्तों, आज इन विकास लक्ष्यों के हकीकत की बात मैं करूंगा। आइए मैं शुरुआत करता हूं। आपको याद होगा कि हमारे देश में जब आज़ादी मिली थी तो उस समय बहुत सारे स्वास्थ्य की बहुत सारे सवाल थे। एक तो महामारियां बहुत गंभीर स्थिति में थीं, दूसरा हमारा जो स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा था वो ठीक नहीं था, वो बहुत नाकाफ़ी था। बिना बुनियादी ढांचे के स्वास्थ्य की बात करना लगभग बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि बिना किसी अनाज के भोजन की बात करना। इन सब के रहते हुए भी हमारे साथ जो दिक्कतें हुई, उन सभी दिक्कतों को लेकर हम सब और हमारी सरकारें चिंतित रही, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन वो योजनाएं धीरे धीरे भुला दी गई। हमें भी याद नहीं रहा, हमारी सरकारों को तो ज़रूर याद रहा होगा, लेकिन शायद वो कुछ कर नहीं पाए, कुछ रिजल्ट नहीं आया, परिणाम नहीं आए, इसकी वजह से उसकी चर्चा भी नहीं हुई। आइए मैं 2-3 छोटी योजनाओं की बात आपसे करता हूँ। बहुत पहले खास करके मैं 60 के दशक की बात कर लूँ, 50-60 के दशक में इस देश में मलेरिया का बहुत आतंक था। एक रोग और था ट्यूबरकुलोसिस, उसका बहुत आतंक था। दस्त से बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। इन सब को जन स्वास्थ्य की एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया था और संकल्प व्यक्त किया गया था। खास करके उस समय 5 साल की योजनाएं बनाई जाती थी और उन पंचवर्षीय योजनाओं में यह तय किया गया था कि इन सभी रोगों से हम क्रमशः मुक्ति पालेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मलेरिया आज पहले से भी ज़्यादा घातक है, ट्यूबरकुलोसिस और भी ज़्यादा घातक है, उसी दौर का कालाजार और भी ज़्यादा घातक है, उसी दौर का मेनिंजाइटिस और भी ज़्यादा घातक है, उसी दौर की तमाम वो बीमारियाँ जिनको कब का ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था, एक आध अपवाद को छोड़कर बाकी सभी बीमारियाँ पहले से ज़्यादा मजबूती से हमारे साथ हैं और हम उनका कहर झेल रहे हैं। बहुत हाल फिलहाल से अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आप याद कीजिए, सन 2000 में एक नारा था, सन 2000 तक सबको स्वास्थ्य, और ये एक वैश्विक नारा था। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस नारे को रखा गया था और उस नारे के आधार पर अलग अलग अगर मैं कहूँ तो 150 से ज़्यादा देशों ने अपने स्वास्थ्य का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया था और उसकी वजह से पूरे दुनिया में लगभग एक मुहिम चलाई गई थी कि हम सबको स्वास्थ्य देने के, प्रदान करने के जो बुनियादी बिंदु हैं उन पर बहुत गंभीरता से काम होगा और कोशिश ये करेंगे कि लगभग स्वास्थ्य तक हर व्यक्ति की पहुंच हो जाए। लेकिन 2000 आते आते ये नारे भुला दिए गए।
काम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। निश्चित रूप से कई देशों में, कई छोटे देशों में सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला। उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात की गई, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य तय किया गया और उस लक्ष्य को अगले 15 साल के लिए निर्धारित किया गया कि हम 15 साल में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेंगे। उसमें लैंगिक समानता की बात थी, उसमें पोषण की बात थी, उसमें बच्चे और माँ के सेहत को व्यवस्थित करने की बात थी, उसमें आर्थिक स्तर को सुधारने की बात थी। ये सारे संकल्प के साथ लगभग 8 संकल्प थे सहस्त्राब्दी लक्ष्य में, वो सारे संकल्पों को पूरा करने का। लेकिन 2015 भी बीत गया। उसके बाद एक नया संकल्प आ गया, उसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि टिकाऊ विकास का एक लक्ष्य रखा गया और उसकी जो समय सीमा तय की गई है वो अगला 15 साल यानी 2015 से अगले 15 यानी 2030 तक हमको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। उसमें 16 बिंदु हैं और उन सभी बिंदुओं पर उसमें लगभग अगर आप पढ़ेंगे उस दस्तावेज को तो उसमें सारी बातें बहुत खूबसूरती से लिखी हुई हैं और अगर उन शब्दों को पढ़ के ही संतोष करना पड़े तो आपको लगेगा कि इससे बेहतर और व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि ये जो योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या सरकार के स्तर पर हमारे देश में बनाई जाती हैं और उस पर अमल नहीं होता, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी किसको आप उसका जिम्मेवार ठहराएंगे? आप किसको कहेंगे कि घोषणा के लिए जिम्मेवार था और उसने अगर इसको पूरा नहीं किया तो हम उससे हिसाब मांगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ नारे लगाकर जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है या जनता का दिल जीता जाता है। उसके बाद उनकी वोट लेकर अगले 5 साल तक सरकार चलाई जाती है और उस सरकार चलाने में अपनी मनमर्जी की जाती है। तो ये हम जैसे आप जैसे भोले भाली जनता का हश्र है। यही बात आज मैं अपने इस कार्यक्रम में आपसे करने वाला हूँ। आइए हम एक एक बिंदु पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं। समय तो बहुत कम है, लेकिन हम उन सभी बिंदुओं को कोशिश करेंगे टच करने की जो बिंदु आपके जीवन से, आपके सेहत से जुड़े हैं। तय ये किया गया था कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसमें 2 बातें तय की गई थी। इसकी जो संकल्पना है उसमें ये बातें तय की गई थी कि बहुत सारे स्वास्थ्य के ऐसे मसले हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, यानी कि मानव निर्मित समस्याओं को दूर किए बगैर नैसर्गिक स्वास्थ्य की बात नहीं की जा सकती। और उसके लिए माना गया था कि जितने भी विकसित देश हैं, जो देश ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपने आप को संपन्न बना चुके हैं, उन देशों की जिम्मेवारी है कि जो विकासशील देश हैं, यानी कि जो विकास के क्रम में हैं, उनकी मदद करें। और चूंकि जन स्वास्थ्य के ये जो सवाल हैं ये किसी एक व्यक्ति या एक देश तक सीमित नहीं होते। अगर कोई जन स्वास्थ्य की समस्या कहीं भी किसी भी देश में खड़ी होती है तो वो पूरे विश्व के लिए खतरा होता है। इसीलिए ये साझी जिम्मेवारी है और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में, उसके प्रियम्बुल में इस बात को लिखा गया था कि विकसित देश विकासशील देशों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में एक अपना अंशदान देंगे। उनको चूंकि उनके पास पैसा है, उन्होंने इस देश में पूरी दुनिया से प्रकृति का ज़्यादा शोषण किया और उस शोषण के एवज में ज़्यादा धन कमाया, इसीलिए वो विकसित हो गए। तो उसका वो मुआवजा के रूप में देंगे ताकि विकासशील देश में या अविकसित देशों में विकास की बात हो सके, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य की बात हो सके। ये संकल्पना थी और उस संकल्पना से ये सारे डेवलपमेंट गोल बनाए गए। लेकिन सच्चाई ये है कि इन विकसित देशों ने अपना अंशदान नहीं दिया, यानी कि जो पैसा आना चाहिए था विकासशील देशों में लोगों के स्वास्थ्य के बुनियादी बिंदुओं को सुधारने के लिए, वो पैसा नहीं आया। इसकी वजह से ये योजनाएं बस कागजों पे रही और उसका असर ये हुआ कि स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ती चली गई। जो मनुष्य अफोर्ड नहीं कर सकता था बुनियादी स्वास्थ्य के खर्चे को, वो धीरे धीरे बीमारी के चंगुल में फंसता गया और उसकी जान जाती रही। इस तरह से मृत्यु दर बढ़ते रहे, अलग अलग रोगों के मृत्यु दर बढ़ते रहे और उसका असर पूरे देश में, पूरे दुनिया में, पर्यावरण पर, जिसको कि आप हैबिटेट बोलते हैं, उस पर पड़ा और उसकी वजह से स्थिति बिगड़ती चली गई। यानी कि मनुष्य के जीवन में जो अमीर और गरीब, अगर आप इसको कैटेगराइज करें तो उनके जीवन में इन 2 वर्गों में खाई बढ़ती चली गई। यानी कि कोई जो बहुत अमीर था वो तो बहुत ही
ज़्यादा लविश ज़िंदगी जीता रहा, वो बहुत ही सुविधाजनक ज़िंदगी जीता रहा, वो ज़िंदगी के भौतिकता के तमाम मज़े लेता रहा। लेकिन जो गरीब लोग थे, जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके साधन एक तरह से चुरा लिए गए थे, जिनके साधन छीन लिए गए थे, कब्जा कर लिए गए थे तथाकथित पूंजीपतियों के द्वारा, वो अभाव में जीते रहे और इसकी कीमत चुकाते रहे। तो इस तरह से ये जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में विकास के इन सारी योजनाओं को देखें जिसमें उसकी मियाद बढ़ती चली गई, लेकिन व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को या किसी देश को उसका कोई लाभ नहीं मिला। पहला लक्ष्य क्या था? पहला लक्ष्य ये था कि गरीबी और भूखमरी को आधा कर देंगे। जो भी आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में लगभग आधी आबादी जो है वो भूखमरी दंश को झेलती है। कहा यह जाता है कि लगभग 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। भारत में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 22 करोड़ के आसपास है, 22.1 करोड़ का फिगर है, जिनको कि पूरा पेट भोजन नहीं मिलता, वो भरपेट भोजन नहीं कर पाते। यानी कि उनके पास आर्थिक इंतजाम इतने नाकाफ़ी हैं कि वो आधे अधूरे भोजन से अपना गुजारा करते हैं। तो ये संकल्प था, ये पहला संकल्प था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का कि हम जो भूखमरी है, जो गरीबी है, उसको हम 50% तक रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन 2015 बीत गए और उस पर कुछ खास नहीं हुआ। यदि विश्व बैंक का आंकड़ा आप देखें तो भारत में 21 या 22 करोड़ लोग जो हैं वो भरपेट वो भोजन नहीं कर पाते। और गरीबी का अगर वो देखें, गरीबी के संबंध में कई अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन मोटा मोटी जो आंकड़े हैं वो लगभग एक जैसे हैं। जैसे सेन गुप्ता कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, या फिर 2-3 और समितियां बनी थी उनके हिसाब से, फिर भी इस देश में कम से कम 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, यानी कि उनकी आय इतनी नहीं है कि वो किसी तरह से अपना जीवन बसर कर सकें। ये तय किया गया था कि हम इसको 25% घटा लेंगे, भूखमरी को 50% और गरीबी को 25% घटा लेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही हमारा जो दूसरा लक्ष्य था वो था कि सभी जो लड़के लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा है उन सबको हम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा देंगे। इस पर भी कुछ नहीं हुआ। आप देखें कि हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का दाखिला होता है, उसके बाद वो मिडिल स्कूल तक जाते जाते ड्रॉप आउट कर जाते हैं। यानी उनके बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, सांस्कृतिक कारण भी हैं, जातिगत कारण भी है। कई जगह तो उनको स्कूल जाने नहीं दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता। तो ऐसे बच्चों की जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते लगभग आधे विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं। एक और रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि हर साल बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले जो बच्चों की संख्या है वो तकरीबन 27 लाख है। यानी कि 39%, 39% जो बच्चे हैं वो मिडिल स्कूल में ही स्कूल को छोड़ देते हैं। अब इस आंकड़े की तुलना आप पड़ोसी छोटे से देश बांग्लादेश से करें तो वहाँ पर जो ड्रॉप आउट है वो 33% का है, लेकिन हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट है, मतलब मिडिल स्कूल में बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं कई कारणों से, वो 39% है। तीसरा जो लक्ष्य था वो ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, यानी कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, मेल चाइल्ड एजुकेशन के, यानी कि जो पुरुष बच्चे हैं उनकी तुलना में महिलाओं, स्त्री बच्चे यानी जो लड़कियों की शिक्षा है उसमें काफ़ी भेदभाव होता था, और उसकी वजह से लैंगिक भेदभाव, लैंगिक असमानता की स्थिति खड़ी होती थी। उसको कम किया जाएगा। हालांकि इस संदर्भ में कुछ सुधार हुआ है कि हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बात जरूर हो रही है। अच्छी बात है कि पहली बार इस बार जो लोकसभा है उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, संभवतः 78 महिला सांसद हैं। ये एक अच्छी बात है। लैंगिक समानता के मामले में हमारे देश का जो रैंकिंग है दुनिया में 112वां है। महिलाओं ने काफ़ी अपने अपने स्तर पर विकास किया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में अभी भी करीब 24-25 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो निरक्षर हैं, जो ठीक से अपना नाम पता भी नहीं लिख पाती। तो ये सारे आंकड़े। ऐसे ही चौथे जो विकास लक्ष्य था वो ये तय किया गया था कि जो 5 से कम वर्ष के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर को हम कम कर देंगे। हमारे यहाँ ये मृत्यु दर बहुत ही चिंताजनक थी। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो हर 1000 नवजात बच्चे में 67 बच्चों की मौत हो जाती है।
यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के करीब 18.3 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। तो इस मृत्यु दर को कम करने की बात थी। उसके कई कारण हैं, दस्त और दूसरे कई वायरल डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल डिजीज, जिसकी वजह से उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता, अस्पतालों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं और बच्चे मर जाते हैं। आपने सुना होगा कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और भी कई जगहों से छोटे बच्चों के असमय मौत की ऐसी कई खबरें आती है, जिसमें अस्पताल की कुव्यवस्था जिम्मेवार है। 5वां जो लक्ष्य था वो गर्भवती महिलाओं की सेहत को दुरुस्त करने का था। इसमें भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। 15 साल हमने खर्च कर दिए, 15 साल में हम कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाए। हमारे यहाँ एक आंकड़ा है कि जन्म देने के 42 दिनों के अंदर, यानी कि 2 महीने में ही, 2 महीने से भी कम में या तो महिला की मृत्यु हो जाती है या उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो इस दृष्टि से जो मातृ मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसमें से 5.5% कमी लाने की एक संकल्पना थी, लेकिन हम उस लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाए। ऐसे ही हमारा जो छठा लक्ष्य था वो ये था कि कई घातक बीमारियां हैं, जैसे HIV एक दौर में बहुत घातक रूप से हमारे देश में उसकी चर्चा हुई। मलेरिया आज भी बहुत खतरनाक है, उसकी जो वैरायटी है, और भी दूसरी जो संक्रामक बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, इन सभी रोगों को हम कंट्रोल कर लेंगे, ये भी नहीं हुआ। ये इसमें भी आप देखेंगे कि सेक्स के आधार पर, यानी महिला और पुरुषों की तुलना में इसमें बहुत आंकड़ों में बहुत आपको वो मिलेगा कि पुरुषों के स्वास्थ्य पर जितना हम ध्यान दे पाते हैं इन देशों में, सामाजिक या सरकारी रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाए। ऐसे ही जो 7वां संकल्प था वो ये था कि पर्यावरण को बेहतर बनाएंगे। आपको मैंने बताया था कि पर्यावरण से हमारा स्वास्थ्य का संबंध सीधा जुड़ा हुआ है। पर्यावरण अगर बेहतर नहीं होगा तो सांस से संबंधित बहुत सारे रोग होंगे, बहुत सारे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया इस खास वातावरण की गर्मी से पनपते हैं या वातावरण में नमी बढ़ जाने से पनपते हैं। तो उस मोर्चे पर भी हम लगभग नाकामयाब रहे। और जो हमारा 8वां लक्ष्य था वो ये था कि हम वैश्विक साझेदारी बढ़ाएंगे, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं चिकित्सा की, स्वास्थ्य की, जो दुनिया के स्तर पर ही उसका निराकरण हो सकता है या दुनिया के स्तर पर ही उसमें सुधार हो सकता है। जैसे आप देखिए कि आजकल जिस संक्रामक महामारी जिसको कि हम पैंडेमिक कहते हैं, कोविड-19 से जूझ रहे हैं, वो अकेले किसी देश के बस की बात नहीं है, किसी भी देश के सरकार के बस की बात नहीं है कि वो अकेले उस पर नियंत्रण कर सके। तो कुल मिलाकर वैश्विक साझेदारी को बढ़ाने का जो संकल्प था वो भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का एक अहम हिस्सा था। उस पर भी कोई खास काम नहीं हुआ। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो बहुत संपन्न हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में उनका वर्चस्व है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के तमाम उन ऑर्गेनाइजेशंस में, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में उनका वर्चस्व है। उन सभी देशों से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो दूसरे विकासशील देशों के साथ एक सहयोग को बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर योजनाएं बहुत बनी पिछले 20-25 वर्षों में, और उन योजनाओं का कोई हिसाब नहीं लिया गया। वो योजनाएं पूरी हुई कि नहीं हुई, उन योजनाओं का कितना संकल्प पूरा हुआ, उस पर कितने व्यय हुए, कितने पैसे खर्च किए गए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका भी कोई हिसाब जनता को नहीं दिया गया। बदले में जनता को और भरमाए रखने के लिए एक नई योजना थोप दी गई, उसमें भी जाहिर है कि एक बहुत बड़ी राशि खर्च की जाएगी। तो दोस्तों, आपको मैं ये सब जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप सवाल करिए, आप अपने आप से सवाल करिए, आप अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करिए, आप उनसे पूछिए कि ये क्या मजाक है कि हमारे नाम पर ये योजनाएं बनती हैं और उन योजनाओं का हिसाब भी नहीं दिया जाता, और वो समय लैप्स कर जाता है। उसके बाद हम नई योजना बनाकर फिर लोगों को उनके साथ हम खेलना शुरू कर देते हैं। एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि ये खेलना हुआ। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको ऐसे ही अनावश्यक मुद्दों में, बॉलीवुड में ड्रग्स चलता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई मार दिया जाता है, या वो ऐसा है, ये ऐसा है, या वहाँ मंदिर बनेगा, इस तरह के तमाम जो
गैर जरूरी मुद्दे हैं, मैं उसको गैर जरूरी मुद्दा कहता हूँ, जो मनुष्य के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, उनकी तरफ आपका ध्यान भटकाकर फिर सियासत अपना काम करती रहती है और हम आपस में उलझते लड़ते रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये अहम जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सक्रियता बनाइए, आप अपनी कीमत पहचानिए, आप अपनी ताकत पहचानिए, आप अपना महत्व समझिए और इन सारे सवालों के साथ खुद को जोड़िए। कोशिश कीजिए कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, उन पर दबाव बनाया जा सके ताकि वो हमारे जीवन के साथ, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ न कर सकें। आने वाले समय में जब हमारे जीवन को लेकर, हमारे स्वास्थ्य को लेकर कोई नई योजना बने तो वो एक मुकम्मल योजना हो और उस पर हमारा एक तरह से विजिल हो, हमारा पहरा हो, हमारी नज़र हो, हमारी पैनी नज़र हो, ताकि कोई हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। विकास के नाम पर बन रही इन तमाम योजनाओं को आपको समझना चाहिए, उसमें आपको इंटरवीन भी करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर अपने सरकार, संगठन या मंत्री या जो भी उसके लिए जिम्मेवार है, विभाग, उन सबको पत्र लिखिए, उन सबको मेल करिए, उन सबको ट्वीट करिए और उनको बताते रहिए कि हमारे जीवन से जुड़ी इन योजनाओं का क्या हुआ।